बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मॉर्निंग स्पॉट से मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद। आपको शो में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा, और अगर अभी तक नहीं हुआ तो हम हालात हाज़िरा की खबरों के साथ आपको बाखबर रखने के लिए आपके पास पहुंच गए हैं। और आज हम कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी, पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, और उसके साथ साथ आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो सबसे बड़ा बयान अब तक का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब की जानिब से आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या असरअंदाज हो सकता है आने वाले दिनों पर उनका ये बयान, या फिर क्या मैसेज देते हैं आने वाले दिनों के हवाले से उनका ये बयान। तो इस सारी कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज फरहान साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे जी, अल्लाह का बहुत एहसान। थैंक यू सो मच सर, आप सुबह उठ के हमें वक्त देते हैं शो के लिए। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है वो आलमी मंजरनामे से इसराइल के हवाले से है। अभी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और उसके बाद हम ये भी पढ़ रहे हैं कि 7 से 8 ममालिक मजीद हैं जो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है अगर हम देखें अपने खारजा उमूर को लेकर, और दूसरी जानिब अगर हम देखें इस सऊदी अरब के साथ अपने मामलात या दीगर मुल्कों के साथ, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर सकें या फिर ऐसा कोई बयान दे सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हर मुल्क की अपनी एक खारजा पॉलिसी होती है, उसका मामला है, और अपने मुल्क के अंदर बैठकर फिर एक आता है हुकूमत का मामला, फिर होता है इंटेलेक्चुअल्स का मामला, फिर होता है अवाम का मामला। ये डिफरेंट है जो यानी कि कैटेगरीज पाई जाती है। मेरा जाती राय में, अब जाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से कई एक चीजें सामने आई हैं। मैं कोई शायद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, और एक मिनिस्टर मेरे ख्याल खलील अब्बास जिलानी साहब को मैं कल, जलील अब्बास जिलानी, उनके हवाले से सुन रहा था कि उनका ये कि भाई हम जो है इस बारे में, यानी एक तरह से मना करना था कि हम फलस्तीनियों के हवाले से कि फलस्तीनियों के साथ हैं, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये मामला सी चला था मुशर्रफ के दौर में। अगर आप देखें तो कसूरी साहब आई थिंक होते थे, तो उन्होंने एक मरतबा ये बयान दिया था कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और दूसरा, साबिक हुकूमत जो थी पीटीआई की, उस दौर में भी ये मामला शद्दोमत के साथ सामने आया था कि इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, और वो तस्लीम करने को हुकूमत तैयार है। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में भी आया था, एक मरतबा नवाज शरीफ के दौर में भी आया। फिर सडनली हमें सामने आ जाता है कि नहीं, हम इस पर कहीं झुकेंगे नहीं, ये नहीं, यानी बहुत सारी चीजें फिर हो सकती है। लेकिन ये सियासी मामला है ही नहीं, ये है खालिसन खारजी मामला है। और अगर दूसरे हवाले से आप लेकर जाएं तो जो हमारे यहाँ बन जाता है वो शरई मामला है, उसमें हिसाब में बिल्कुल जो मैंने पढ़ा है, जो मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने ये देखा है हम सबके, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है वो, पूरी दुनिया के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका ये पैदाइश का महीना चल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन वजीर खारजा, बेहतरीन वजीर खजाना, बेहतरीन सिपह सालार, बेहतरीन हुक्मरान, बेहतरीन अमीर दुनिया में कोई नहीं गुजरा। बेशक आपकी तय करदा चीजें सारी चल रही है। तो मैंने तो ये पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मुआहदे यहूदियों से किए हैं, ये बनी इसराइल से ही किए हैं। सही। और जो सुलह हदीबिया मैंने पढ़ा तो उसमें तो एक मौका ऐसा आया कि जब यहूदियों ने शराइत पेश की तो मौला अली करमल्लाह जो खड़े हो गए, उन्होंने गुस्से का इजहार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया और बिठा दिया, और ऐसे मुआहदे पर दस्तखत कर दिए कि जो सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही समझ सकते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे, और वक्त ने साबित किया कि ऐसा माहिदा जो टोटल उस वक्त बहुत बड़े बड़े सहाबा इकराम के ज़हन में भी ये था कि खुदा न खास्ता ये हमारे अगेंस्ट जाएगा। अच्छा। लेकिन तारीख में ये देखा कि दुनिया की दो कौमों के दरमियान सबसे बेहतरीन मुआहिदा आज भी अगर कोई मौजूद है तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करदा सुलह हदीबिया मौजूद है, जिसकी नुकात कहीं ना कहीं आते हैं। तो मैं इसको बहुत चीज समझता हूँ, बहुत यानी कि एक सबक के तौर पे लेता हूँ। सिर्फ यही नहीं,
और भी आपको मैं शायद कोट ना कर सकूं, 23 कहते हैं या 33 माहिदे, सबसे ज्यादा माहिदे जो है यहूदियों के साथ वसल्लम ने किए, और जो फतेह मक्का किया आपने, तो वह सबसे ज्यादा यहूदी मक्के में आबाद थे, कुफार भी थे, मजूसी भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मैसेज दिया जो रहती दुनिया तक दीगर मैसेज की तरह कायम दायम रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबको माफी है, जो कैदी हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं तो मुसलमान को पढ़ाएंगे, अगर वो कारीगर है मुसलमान को सिखाएंगे, और आप फिदिया देंगे, रहे यहाँ पर। तो अब इसकी रोशनी में हमें फैसले करने चाहिए, हमें बजाय किसी दबाव का शिकार होकर हम बात करें, बिल्कुल ओपन फैसला करना चाहिए। और शरीयत की रूह से देखिए, नजाशी के दरबार में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे की तकरीर है, खारजा उमूर में इससे बेहतरीन तकरीर मिल नहीं सकती। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी है ही नहीं, तकरीर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेजा था तो तारीख ये कहती है कि पूरी कौम एक तरफ थी और नजाश का बादशाह दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें हमारी मौजूद है। दुनिया की सबसे बेहतरीन शख्सियत हमारी रहबर और रहनुमा है, हमारी इमाम है, उनको देखना चाहिए, हमारी गार्जियन है। तो हमें उस तरह वहाँ से हमें रुश्द और हिदायत लेनी चाहिए। उसके लिए चाहे उलमाए किराम से बात करनी है आपने, चाहे किसी इंटेलेक्चुअल से बात करनी है, उनसे बात करें, उससे फिर आगे चले। पहले से बयानबाजी नहीं करना चाहिए, जो कि जी इसाक डार हो या इम्तियाज खान फरहान साहब हो या बोतुर्रम खान साहब हो, पहले से बयान नहीं देना चाहिए। हम ये नहीं होने देंगे, ये होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ये होने नहीं। भाई हर चीज को, खारजी उमूर दुनिया के बेहतरीन उमूर होते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअलिटी चाहिए होती है, उसमें बड़ा आपको बहुत दूर वाले फैसले करने होते हैं। और अभी जो आपने बात कोट की है ना, उससे रेलेवेंट बात मैं ये करना चाह रही थी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, तो पहले से टेबल टॉक तो हो सकती है। आप सब तबका फिक्र के लोगों को बिठा सकते हैं, चाहे उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, चाहे मजहबी बैकग्राउंड है, ताकि सारे लोग एक पेज पर आ जाएं और आप एक 1 पॉइंट एजेंडा पॉलिसी, जो भी आपकी खारजा पॉलिसी है इस्राइल के हवाले से, उसको वज़ा करें और दुनिया को बता दें। उसके अंदर तो कोई इबहम ही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 100% क्या बैकडोर डिप्लोमेसी इस्राइल के साथ हमारी रही नहीं है, तो आप दें फिर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बात करें, कसूरी साहब को निकाल दें पाकिस्तान से। और जो लोग हैं जो बैकडोर डिप्लोमेसी करते रहे गए, भाई उन्होंने की एक माइंड बनाने के लिए की, सही की, बिल्कुल होता है साहब। क्या हमारी कश्मीर के मामले में बैकडोर पॉलिसी नहीं चलती रही है या अभी भी नहीं होती कि ये कहा जाएगा? तो भाई आप इसको रखें। और उसके देखें, एक और बात बताऊं आपको कि हमारा ये है कि इस्राइल पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आती जाती है। आप बैतुल मुक़द्दस जाएंगे तो वहां पे मुसलमानों की जितनी इबादतगाहें हैं जी, सब पूरे बदर्जा उत्तम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की अजान वहाँ पे होती है जी, तमाम चीजें होती हैं। सिदरतुल मुंतहा, जहाँ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पे तशरीफ ले गए, वो वही है। तो हमारा किबला अव्वल वहाँ पर है भाई। बेशक, बेशक। और इतनी सारी वहाँ पर हमारे अंबिया इकराम की इतने तबरुकात मौजूद है। तो इन सब चीजों को इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि मद्देनजर रखते हुए चलना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपने मुल्की हालात के हवाले से। जो इंतखाबी मामलात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम देख रहे हैं कि एक तरह की सियासी हलचल भी इम्तियाज साहब मचना शुरू हो गई है। लंदन में भी बैठकें हो रही हैं, आप देख रहे हैं। अब हमें ये बताया गया कि ऐसे में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ये बयान आना कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी हो सकते हैं, मुनसिफाना हो सकते हैं, शफाफ हो सकते हैं। तो ये माइनस इमरान कहना चाह रहे हैं वो कि उनको करके माइनस करके तो फिर इंतखाबात में जा सकते हैं। ये इशारा है, ये इंदिया है क्या इस तरफ? जी बिल्कुल, अगर जाएंगे भी तो क्या है, कोई नब थोड़ी है, कोई और हर से आखिर थोड़ी है। चाहे अनवर काकड़ हो, चाहे साबिक वज़ीर आज़म हो, चाहे XYZ हो, कोई भी हर से क्या परवेज मुशर्रफ के दौर में माइनस नवाज शरीफ इंतखाबात नहीं हुए? क्या 2018 में माइनस नवाज शरीफ इंतखाबात नहीं हुए? क्या 85 में माइनस शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंतखाबात नहीं हुए? बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी।
कई एक चीज मिलेंगी आपको। यहाँ कराची में अगर आप आएंगे तो माइनस अल्ताफ हुसैन इंतखाबात नहीं हो रहे, 2-3 इंतखाबात, क्या आप और आगे जाए कई नाम लिए जा सकते हैं, इसमें क्या है? आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को मत, लेकिन मैं जाती तौर पर चेयरमैन पीटीआई समेत, नवाज शरीफ समेत, अल्ताफ हुसैन समेत किसी भी बदतरीन जो भी मुखालफत हो जिससे, उसके बगैर देखें, सियासतदान को फील्ड में रखना चाहिए। सियासतदान को एक तो गद्दार नहीं करार देना चाहिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का मेरा शायद आई थिंक 2014 का या 11 का एक फैसला है मुत्तफिका, या 2008 का है कि सुप्रीम कोर्ट की 11 रुकनी या 17 यानी एक बेंच ने किया था फैसला कि उसमें ये सख्ती से पाबंदी थी कि किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, किसी को गद्दार करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि आपको उसके खिलाफ मुस्तनद शवाहिद मौजूद ना हो। किसी सियासतदान कोई भी हो, आपको उसको गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाना। मैंने साईं जीएम सैयद के साथ एक वक्त गुजारा है। आप ये जीएम सैयद की एक साहबजादी थी आपा दुर्रे शवार साहिबा, वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी। मैं उनको अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। उनको मैंने नहीं देखा कभी, साईं जीएम सैयद को कभी नहीं देखा कोई जाती निजी तौर पर ऐसी बात करते हुए कि जिसको उनको गद्दार करार दिया जाए। मैं जब कराची में होते थे, मैं उनके दोपहर को कभी कभी लंच करता था और मैं सिंधी अखबार में होता था इबरत में, 8 बजे हमारा दफ्तर बंद होता था, मैं सीधा इधर आ जाता था हैदर मंजिल। उनको मैंने कभी नहीं सुना। जिंजो की आखिरी इंटरव्यू करने वाला मैं हूँ, उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो हमारे यहाँ बादशाह खान को तो मैंने नहीं वो किया, वली खान साहब के साथ मैंने बहुत उनको रिपोर्ट भी किया है, उनसे इंटरव्यू भी किए हैं। तो सियासतदान चाहे चेयरमैन पीटीआई हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, उसको भाई मुखालफत करे, उसके ऊपर गद्दारी वाली बात, लेकिन गद्दारी वाली बात भी नहीं करें और फील्ड से आउट भी नहीं करें। उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लाएं जनाब, बिल्कुल सजा दे, बिल्कुल सही साबित करें सजा दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इलेक्शन में सबको होना चाहिए और आई थिंक लेकिन बहुत सारी मिसालें, मगर ये सिर्फ कहना कि जनाब वो चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे तो शफाफ नहीं होंगे, इसके ऊपर मैं यकीन नहीं करता। राइट सर, शॉर्टली हम आपसे लास्ट में ये जानना चाहते हैं कि अभी जब चेयरमैन पीटीआई इन केस नहीं होते, इस बयान के बाद हम ये अंदाजा और कर सकते हैं, तो क्या वोट बैंक पर भी असरअंदाज होती हैं ये सारी चीजें? जिस तरह से हमने पिछले इलेक्शन में देखा कि बहुत बड़ा एक वाज़ेह फर्क हमें नजर आया टर्नआउट में भी, तो अभी भी हम यही देख रहे हैं कि अगर वोट बैंक मुतासिर होता है चेयरमैन पीटीआई का या फिर दूसरी जमातों का, तो वो भी असरअंदाज हो सकता है। जी जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल असरअंदाज होता है, लेकिन मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं, अभी नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि 9 मई का जो वाकया है ना, छोटा वाकया नहीं है। अभी कोई कितना मजाक उड़ा ले इस बात का, कोई ये कहते फला की उसमें, चाहे इसके बयान भले ही वो इस्तेमाल हो गए हों, भले कुछ देखे, 12 मई आज तक एमक्यूएम सर पीटती है अपने ऊपर, सर धुनती है। अगर 12 मई नहीं होता तो शायद एमक्यूएम का वो असर नहीं होता जो आज उनका वो अशर है। और अगर 1990 में मेजर कलीम का वाकया नहीं होता तो आज शायद एमक्यूएम का वो अशर नहीं होता जो आज है। ये ग्राउंड रियलिटीज है। 9 मई का वाकया बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का वाकया है, उसको आप कितना ही तंज करें जी फला जिना, उसके ऊपर लोगों को मैं देखता हूँ अयाज में जो इस तरह बातें कर रहे होते हैं, तो यार पहले अपने साहबजादे को देखो, उसने एक बच्ची के साथ, किसी की बेटी थी, उसको कितना बदतरीन तशद्दुद करके मार दिया, मैं मारना नहीं कहूंगा, शहीद कर दिया था। और ये वो इस तरह की बातें करते हैं। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन वाकया है, उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। जो उसके कल्प्रिट है, अगर सजा नहीं हो सकती कम से कम उनसे कहा जाए कि उनको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी गलती हुई थी, इसमें माजरत ख्वाह। ठीक, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करें और अपॉलॉजी कर लें, क्योंकि इस तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता, इस तरह मुल्की इदारों पर, मुल्की सलामती के इदारों पर किसी भी शख्स के हमलावर होने को। थैंक यू सो मच। इम्तियाज़ फरहान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर, और प्रोग्राम में हम आगे भी बढ़ेंगे, कुछ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, आपके साथ डिस्कशंस भी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस।